शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से परेशान था। उसने 1663 में अपने मामा शाइस्ता खान को विशाल मुगल सेना के साथ दक्कन भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर दिया और लाल महल में अपना ठिकाना बना लिया। मुगलों ने स्वराज के कई क्षेत्रों में लूटपाट और अत्याचार किए, जिससे जनता भयभीत हो गई। परंतु शिवाजी महाराज ने चतुराई से एक साहसी योजना बनाई। अप्रैल 1663 की एक रात उन्होंने अपने मावलों के संग लाल महल पर अचानक हमला किया। इस भीषण हमले में शाइस्ता खान बुरी तरह घबरा गया और भागने की कोशिश में उसकी 3 उंगलियां कट गईं। मराठों के इस हमले ने मुगलों की ताकत को झकझोर दिया और शाइस्ता खान को दक्कन से हटाकर आगरा बुला लिया गया। हालांकि इस दौरान स्वराज को भी भारी क्षति हुई। कई महत्वपूर्ण किले और क्षेत्र मुगलों के कब्जे में चले गए थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति से जल्द ही खोए हुए प्रदेशों को पुनः जीतकर स्वराज को और अधिक मजबूत किया। दक्कन में बढ़ते प्रभाव से मुगल सम्राट औरंगजेब अत्यंत चिंतित था।
वह किसी भी कीमत पर शिवाजी महाराज को पराजित कर स्वराज्य का अस्तित्व समाप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य से सन 1663 में उसने अपने मामा शाइस्ता खां को एक विशाल सेना के साथ स्वराज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। पुणे पहुंचते ही शाइस्ता खां ने स्वराज्य को भारी क्षति पहुंचाई। उसने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और निर्दोष प्रजा पर अत्याचार करने लगा। स्थिति गंभीर होती जा रही थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने धैर्य और चतुराई से कार्य किया। उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई और कड़े पहरे से सुरक्षित लाल महल में घुसकर शाइस्ता खां पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में शाइस्ता खां बुरी तरह घायल हुआ और उसकी 3 उंगलियां कट गई। घबराया हुआ शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भागने पर विवश हो गया। हालांकि शाइस्ता खां के आक्रमण से स्वराज्य को हुई क्षति का प्रतिशोध लेना अभी बाकी था। शिवाजी महाराज ने मुगलों से ही उसकी भरपाई करने की ठानी और एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने लगे। उनका अदम्य साहस और कुशल रणनीति एक बार फिर स्वराज्य की रक्षा के लिए निर्णायक सिद्ध होने वाली थी। महाराज, शाइस्ते खां की उंगलियां तोड़कर मानो आपने औरंगजेब का हौसला ही तोड़ दिया है। अब वह अपने स्वराज्य पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेगा। नेताजी, बहिर जी, शाइस्ते खां तो भाग गया, पर उसने अपनी प्रजा का जो नुकसान किया है वो हम औरंगजेब से ही वसूलेंगे। मुगलों का एक प्रमुख व्यापारी केंद्र है सूरत। वहाँ से उन्हें बहुत धन और संसाधन प्राप्त होते हैं। अगर हम सूरत पर हमला करते हैं और वहाँ से धन लूटते हैं तो हम मुगलों की आर्थिक शक्ति को कमजोर कर सकते हैं और वहाँ से मिली लूट से हम स्वराज्य को मजबूत कर सकते हैं। महाराज, सूरत यहाँ से सैकड़ों कोस दूर है। ये योजना कैसे सफल होगी? यह निर्णय मैंने सोच समझ कर लिया है। बहिर जी नाइक, आप पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप सूरत जाओ, सूरत का कोना कोना छान मारो और इस लूट को कैसे सफलता से अंजाम दे सकते हैं उसकी योजना बनाओ। महाराज, हम आपकी बात समझ गए। मैं तुरंत सूरत जाकर वहाँ के धनवान व्यापारियों की सूची बनाता हूँ और सूरत शहर का नक्शा बनाकर आपके सामने पेश करता हूँ। याद रखें, हमें निर्दोष नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य केवल मुगलों की संपत्ति है। सूची बनाते समय दान धर्म करने वाले प्रामाणिक व्यापारियों के घर भी अंकित करना। हम ऐसे सज्जनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जी महाराज। नेताजी, जब तक वीर जी सूरत की पूरी जानकारी निकाल कर लाते हैं, आप चुनिंदा 4000 सैनिकों की टुकड़ी तैयार रखना। उनको अपनी योजना के बारे में पूरी जानकारी देना। ध्यान रहे, हम सूरत के लोगों को, गुजराती या मारवाड़ी लोगों को नहीं, औरंगजेब के व्यापारियों को लूटने जा रहे हैं, जिनमें अंग्रेज, पोर्तुगीज और डच शामिल हैं। आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारी सेना सुरक्षित रहे और बिना किसी जान माल के नुकसान सब राजगढ़ सकुशल वापस आए। जी महाराज। शिवाजी महाराज के कुशल गुप्तचर प्रमुख बहिर्जी नायक और उनके जासूसों ने महीनों तक सूरत में रहकर वहाँ की पूरी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी। कौन से व्यापारी धनवान है, कौन मुगलों का सहयोगी है और किन व्यापारियों को सुरक्षित रखना है, इन सभी सूचनाओं को सावधानी पूर्वक एकत्र किया गया। व्यापारियों के घरों पर विशेष चिन्ह अंकित किए गए ताकि लूट के समय किसी निर्दोष पर अन्याय न हो। गुप्तचरों से मिली विस्तृत जानकारी के आधार पर शिवाजी महाराज और उनके सरदारों ने एक अचूक योजना बनाई। मराठा सेना पूरी गोपनीयता के साथ आगे बढ़ी और जब समय सही लगा सूरत पर धावा बोल दिया। मराठों का आक्रमण इतना अचानक और तीव्र था कि मुगल प्रशासन संभाल ही नहीं पाया। मुगल सरदार इनायत खां, जो सूरत की सुरक्षा का जिम्मेदार था, मराठों के पराक्रम को देखकर घबरा गया और अपना किला छोड़कर भीतर जा छिपा। मराठा सेना ने हाजी जाहिद बेग, वीरजी बोरा और हाजी कासिम जैसे धनिकों से अपार संपत्ति लूटी, जिसमें सोना, चांदी, हीरे और बहुमूल्य जवाहरात शामिल थे। लेकिन मराठों का उद्देश्य केवल धन संपत्ति हथियाना नहीं था। वे न्याय और धर्म की रक्षा करने वाले राजा थे। दानवीर मोहनदास पारिक जैसे पुण्यशील व्यापारियों को उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सूरत में लूटपाट की खबर जब मुगल सेनापति महाबत खां को मिली तो उसने तुरंत अपनी सेना को भरूच से सूरत की ओर कूच करने का आदेश दिया। लेकिन तब तक शिवाजी महाराज अपनी योजना पूरी कर चुके थे।
मराठा सैनिक लूट का माल लेकर राजगढ़ की ओर वापस लौट आए और मुगल सेना बस हाथ मलती रह गई। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा तो औरंगजेब आग बबूला हो गया। जहां पर हमें एक बुरी खबर मिली। शिवाजी ने सूरत पर हमला किया है और वहां की हमारी सारी संपत्ति लूट ली। क्या ये कैसे संभव हुआ? सूरत तो हमारी सल्तनत का एक अहम व्यापारिक केंद्र है। सूरत की हिफाजत के लिए हमने इनायत खान जैसे काबिल सरदार को 10,000 सैनिक मुहैया कराए हैं। गुस्ताखी माफ हो जापाना। इनायत खान आपसे झूठ बोलता रहा। उसने सिर्फ 1,000 ही सैनिक शामिल किए थे, 10,000 नहीं। या अल्लाह, ऐसे मेरे एहसान फरामोश सरदार मुगली तख्त के साथ गद्दारी करते हैं और वो शिवाजी के सरदार हैं जो हरदम उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। सूरत में व्यापार के लिए दुनिया भर से व्यापारी आते हैं। सूरत पर हमला हमारी कमर तोड़ देगा। ये पहाड़ों का चूहा शिवाजी बहुत ही चालाक और साहसी है। हमें उसकी इस हरकत को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हमें उसकी शक्ति को कमजोर करना होगा, उसे सबक सिखाना होगा। हमारे सल्तनत की इज्जत दांव पर है। शिवाजी को यह समझना होगा कि मुगलों से टकराना आसान नहीं है। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। दिल्ली के किले में उस रात औरंगजेब ने नींद नहीं ली। वह अपनी सेना नायकों और दरबारियों से लगातार मंत्रणा करता था। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत ने उसके मन में अनिश्चितता और बेचैनी भर दी थी। वह इस युद्ध को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि कूटनीति और छल से जीतना चाहता था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि शिवाजी महाराज उसकी हर चाल का जवाब पहले से तैयार रखते थे। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, यह तो बस एक शुरुआत थी। शिवाजी महाराज द्वारा सूरत की लूट मुगल सल्तनत के लिए एक बड़ा आघात थे। सूरत, जो मुगलों की व्यापारिक समृद्धि का प्रतीक थी, उसकी संपत्तियों पर शिवाजी महाराज ने धावा बोलकर औरंगजेब को सीधी चुनौती दी थी। यह घटना न केवल आर्थिक दृष्टि से हानिकारक थी बल्कि मुगल सत्ता के गौरव को भी ठेस पहुंची थी। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी।
1664 में सूरत लूट के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज के विस्तार को और अधिक गति दी। इस लूट से प्राप्त धन से उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य शक्ति और किलों की मजबूती को बढ़ाया। उन्होंने पुरंदर, लोहगढ़, रोहिड़ा जैसे महत्वपूर्ण किलों पर पुनः अधिकार कर लिया और सह्याद्री पर्वत में मराठा प्रभुत्व को और मजबूत किया। पुरंदर संधि के बावजूद उन्होंने जल्दी ही अपनी शक्ति को पुनः स्थापित किया और खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीता। समुद्री शक्ति को बढ़ाते हुए उन्होंने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे मजबूत नौसैनिक किले बनाए। परंतु स्वराज केवल तलवार की शक्ति से नहीं बल्कि आत्मबल और राष्ट्रधर्म की भावना से भी सुरक्षित होता। इसलिए जब शिवाजी महाराज ने अपनी विजय यात्रा को और आगे बढ़ाया तो उन्हें केवल योद्धाओं की नहीं बल्कि संतों के आशीर्वाद की भी आवश्यकता थी और इसी मार्गदर्शन के लिए वे पहुंचे संत रामदास स्वामी के चरणों में। याचा महामेरू बहुतजनासी आधारो अखंड स्थितीचा निर्धारो श्रीमंत योगी यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत वरदवंत नीतिवंत आणि जयवंत जाणता राजा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा पुढे वैखरी रामाधी वदावा सदाचार हा थोर सांडून येतो जनितोचितो मानवी धन्य होतो जय जय रघुवीर समर्थ। स्वामी जी, शिवाजी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है राजन। हमारे स्वराज्य के काम में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पूरे मावड़ा प्रांत में 11 मारुति मंदिर और अनेक गुरु उपासना केंद्र स्थापित कर अपने लोगों में एक नई चेतना भरती है। अनेक युवाओं को स्वराज्य के काम के लिए उनको हमारी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। हे शिवाजी राजा, आपका काम बहुत ही नेक है। 400-500 वर्ष के बाद कोई हिंदू राजा ने अपने लोगों को स्वराज्य का सपना दिखाकर उनका स्वाभिमान जगाया है। उनके अधिकार सुरक्षा के लिए आदिल शाह मुगलों के खिलाफ आवाज उठाया है। इस कार्य में हम कैसे पीछे रह सकते हैं? ये हमारा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। स्वामी जी, आपके और आपके शिष्यों के माध्यम से स्वराज्य क्षेत्र की चाल, उनकी योजनाएं हम तक पहुंचाने में हमें बहुत सहायता हुई है। ये केवल छोटा सा प्रयत्न किया है। आप पहले से ही सही रास्ते पर हो शिवाजी राजे। धर्म और न्याय का मार्ग ही अजय होता है। आप अपने कर्म धर्म के अनुसार करो, विजय अवश्य ही आपकी होगी। शिवा, आप ईश्वर के सेनापति हैं। यह राज्य आपका नहीं प्रजा का है। आप केवल इसे संरक्षित करने का माध्यम है। आपकी निष्ठा और परिश्रम से इसे धर्म और न्याय का प्रतीक बनाओ। आपकी शक्ति केवल तलवार में नहीं बल्कि आपके हृदय में है। आपकी निष्ठा और धर्म के प्रति आपका समर्पण आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। सदैव यशस्वी भव। जय जय रघुवीर समर्थ। आपका बहुत बहुत आभार स्वामी जी। गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह राज्य केवल प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए होगा। मैं अपने अंतिम श्वास तक न्याय और सत्य के लिए लड़ूंगा। Just a housekeeping announcement to everyone that we have food available on the 4th floor. The performance will continue as it is. Please make sure if you leave, please make sure that you have minimal movement in the hall so that the other participant can perform and can see the performance. Thank you. Jai Shri Ram. Vishnu Guru Dev
बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वही तो महान है जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो पान शान या की जान का हो दान आगे धनुष के बाण पे उतार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो मान शान या की जान का हो दान आज धनुष के बाण पे उतार दो है प्रचंड So, which appeal or motivational points both of you felt after joining Technos Japan? Maybe first we can hear from Shubham. For me, this company's charm point would be this company's adaptability, I think, because the world is changing fast, especially in terms of IT and technology. And I'm not trying to point fingers at anyone, but especially in Japan, companies are reluctant to let go of their traditional ways of doing business. But to survive in this ever-changing world, you need to accept and implement the so-called digital transformation. And I'm very much proud that Technos Japan is not only accepting it, but also contributing to it. And one example of that would be the product CBP that I mentioned earlier. Yeah, that's it. So next question is, what kind of people are more in Technos Japan? Maybe we can start with Saeed this time. Okay, I think my exposure is
is not as much as US, but I think the people I have met in Technos, they are very sincere in their work, as well as they are very helpful and supportive for all the support, like from our work to our HR related functions as well. So they are very helpful and always supportive. Okay. Thank you, Sri. Yes, Shubham. Well, I think all the people in Technos that I know are great. Like my bosses have invested heavily in my learning and development of skills. They will encourage me to learn, to adapt new roles and new responsibilities. And I also think that people in Technos Japan are very global minded, because Technos Japan has employees from all over the world, like India, China, other parts of Asia, and then Europe and Africa, and so on. So overall, I would like to say that I like working in Technos Japan because people here are very kind and helpful. Thank you, Shubham. So just I would like to add 2 cents from my side. Even I second with Sai and Shubham. Technos is not a typical Japanese company wherein the globalization is missing. But what I have observed working with Japanese companies before Technos, it is a very much a global company since it is already present in India as well as in America and Canada. What I have observed is atmosphere is very much global. So I myself also enjoying in Technos for last 5 years. So we at Technos are hiring people who are working together with us in different technologies like SAP, ERP domain and Salesforce practice as well. If you are interested, please apply to Technos Japan from the details which you will see from the other presentation. Thank you. International School, where education transcends boundaries. Here, we offer a unique educational experience that blends traditional values and culture with modern technological and scientific knowledge. From preschool to IGCSE and A-levels, our curriculum is designed to prepare students for success in a globalized world. We foster critical thinking, creativity, and a strong cultural identity, empowering our students to thrive. Kohana International School is open to students of all nationalities, creating an inclusive learning environment that celebrates diversity. At Kohana, we prioritize each child's freedom of expression, instilling values of respect, empathy, and open-mindedness. Our goal is to empower students to make a positive impact on society through education. Join us on this remarkable journey. At Kohana International School, we're shaping the leaders of tomorrow.
behalf of SSJLPC, we would like to thank BCS for giving us this wonderful opportunity to celebrate Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti with all of you. SSJLPC is a pioneer in Japanese language education and job placement services in Japan. We have proudly supported more than 200 Indian professionals to secure their dream job in Japan. We have supported people with various levels of experience, starting from freshers with 20 plus years of experience in IT, mechanical, electrical, electronics, civil, hospitality and many more. We support professionals like you who are already working in Japan by offering career advancement opportunities at top tier tech companies. For those in India, we help them to launch their career in Japan by providing excellent job opportunities in Japan and assisting in joining Japanese language institutions and universities. Here are some of the exclusive services that help you to succeed. Access to a diverse range of job opportunities that suit your profile. Expert assistance to create a Japanese-style professional resume. Mock interviews by native Japanese recruiters by simulating real-time interview questions. Personalized support in salary and contract negotiation, ensuring that you get the best offer. We wish you all the best for a successful and rewarding career in Japan. If you are dreaming of working in Japan, SSJLPC is your ultimate partner to realize that dream. Thank you and arigatou gozaimasu. Welcome to Kohana International School, where education transcends boundaries. Here, we offer a unique educational experience that blends traditional values and culture with modern technological and scientific knowledge. From preschool to IGCSE and A-levels, our curriculum is designed to prepare students for success in a globalized world. We foster critical thinking, creativity, and a strong cultural identity, empowering our students to thrive.